हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय संविधान के 2 से 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक शानदार सेशन लाया हूं। जो आपके अब संविधान के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी हाल ही में और आगे जो पूछे जाएंगे, वो सारे मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन से देखिएगा कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो रातों से लड़िए, ठीक। इसी से आता ही हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको जवान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम आराम से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी तन मन से मेहनत किया है तो 100% आपका एग्जाम जो है निकलेगा। तो आइए इसी के साथ में हम आज का क्वेश्चन को देखते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो बताइएगा आप लोग। देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, बता दें आपको, वो आपकी कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और इस समय जो आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बना था, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बैठक में आपके जो है अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक। उसके बाद जब 11 दिसंबर को आपको दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तो उसमें जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखिए, पूछ लिया ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब आइए इसके साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति, देखिए समितियां कई बनाई गई थी, जिसमें से आपकी एक प्रारूप समिति थी। इसी की तरह संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, ऐसी कई समितियां बनी हुई थी। तो उसमें से जो एक आपका प्रारूप समिति था, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जो थे इसके आपके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो याद रखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के जो सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अभी अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, अब स्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। तो देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा है इसने कह दिया था कि जो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है वो बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा तैयार हो गया था। संविधान को तैयार होने में कितने समय लगे थे, तो टोटल दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को तैयार होने में लगा था। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय में हमारा संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो ये भी पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लेता है कि निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन ये दोनों सिद्धांत आपके किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान हमारा बना है ना, उसमें कई देशों से कुछ न कुछ लेकर के हमारे संविधान को तैयार किया गया। जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है, ठीक। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, ठीक। इसी तरह से आपका जो है अमेरिका से मूल अधिकार हो गए, ठीक, प्रस्तावना लिया गया है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, वहाँ से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची केंद्र राज्य संबंध ये लिया गया है। इसी तरह से दोस्तों आयरलैंड जो संविधान है वहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट थे, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, वो सारी हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, जो भारतीय संविधान है हमारा वो कुल आपका 395 अनुच्छेद हैं और जो आपकी 22 भाग हैं, ठीक। तो 22 भाग हमारे संविधान में है वर्तमान में, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में 12 अनुसूचियां हैं, तो इसे याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों मूल संविधान अगर पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और अनुसूची थी, तो बताइएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए क्या कह रहा है, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान हमारा था वो 26 नवंबर को तो तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन जो पूर्णतः लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को भारत में पूरा संविधान हमारा लागू हो गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में दोस्तों कब गणतंत्र बना था। देखिए, जो गणतंत्र होता है ना, इसका मतलब होता है कि राजतंत्र नहीं चलेगा। मतलब भारत हमारा गणतंत्र देश है, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं होता है, ठीक। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर किया जाता है, यही इसका मतलब होता है गणतंत्र का। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है अभी तक, तो बता देते हैं आपको। तो इसी के साथ बता दें, जो भारत है हमारा वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा जो दी गई है वो आपका दिया गया प्रस्तावना को। लेकिन ऐसे तो अगर नॉर्मल पूछेगा तो आप लोग प्रस्तावना बोलेंगे, लेकिन अगर कहेगा कि बाबा साहब ने किसको संविधान की आत्मा माना है, तो जो आपका है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत जो आपका है ना, आर्टिकल 32, इसी को बाबा साहब ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ठीक। मूल अधिकार आपका जो है भाग 3 में हो जाएगा। मूल कर्तव्य देखिए ऑप्शन में है, इसका मतलब कि कहाँ पे है, तो मूल कर्तव्य जो आपका वो 5 क में है, ठीक है। और जो इसका आर्टिकल हो जाएगा वो 51 क हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके सब मूल कर्तव्य हो गए, प्रस्तावना भी याद रखिएगा दोस्तों। प्रस्तावना में दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता। और ये 2-3 चीज़ें आप लोग को जो है तीसरे संविधान संशोधन, मतलब 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। दो हम बता दे रहे हैं आपको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो बताइएगा। तो देखिए, भारत जो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा भारत एक तरह से क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछेगा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसको किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? देखिए दोस्तों, संविधान सभा है, इसने राष्ट्रीय गान को जो स्वीकार किया था वो किया था आपका कब किया था, तो 24 जनवरी 1950 को किया था। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, नागरिकता हमारा जो दिया हुआ है वो भाग 2 में दिया हुआ है, 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक जो है हमारा नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, संविधान में। देखिए, जो नागरिकता के कई तरह से आपकी जो है नागरिकता जो है लेने का कई आधार है भारत में, उसमें से आपका कौन सा इसमें से नहीं है पूछा है, ठीक है। इनमें से कौन का अधिकार आपका जो है समाप्त हो सकता है जिसकी वजह से, तो देखिएगा इसका में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, नागरिकता या तो आप परित्याग कर दीजिए, या फिर सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन जा सकती है, या फिर आपने अन्य देश की नागरिकता स्वीकार की है तो भारत की नागरिकता अपने आप में समाप्त हो जाती है। तो ये सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान जब बना था उस समय तो 7 थे मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ वहाँ से जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो तब से हमारे संविधान में कितने 6 जो है आपके मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो यह चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, इस संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है आपका कौन सा अधिकार बना दिया था, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया था? 300 क में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। अगला देखिए, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए, तो मूल अधिकार जो होते हैं ना, इनके जो रक्षक होते हैं वो आपके सर्वोच्च न्यायालय भी होता है और उच्च न्यायालय भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 124 में है, ठीक है। संविधान दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? तो 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 214 में है। संसद के बारे में बता दें आपको, संसद में देखिए 3 लोग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा आप लोग। संसद में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे, संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विधिक बोलिए या फिर कानूनी बोलिए, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। अगला, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो आपका दैहिक और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपको दिया गया है प्रावधान, वो आर्टिकल में 21 में है। तो याद रखिएगा 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आइए अन्य ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, 21 को में आपका शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा बता दें दोस्तों, आर्टिकल 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे भी याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता आपकी इसी के अंतर्गत आती है। 3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो देखिए, बताया था अभी ना मैं आपको, तो 21 को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अभी हाल ही में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी जीडी में पूछा गया था कि कौन सा जो मौलिक अधिकार होता है जिसे आपातकाल लागू होने पर निरस्त नहीं होता है, ठीक। तो आर्टिकल देखिए 20 और 21, ये दोनों आपके जो होते हैं ना, ये संविधान जब आपातकाल लगता है तभी हमारे लागू रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पूछता है अधिकतर पूछ लेता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा होती है आपकी, वो नीति निर्देशक तत्व में होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख होता है आपका भाग 4 में, इसका उल्लेख है। ठीक, संविधान में अनुच्छेद जो है इसका वो 36 से लेकर के 51 के बीच में है। ठीक, 36 से लेकर के 51 के बीच में आपका नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी में एक आर्टिकल आता है दोस्तों, आर्टिकल 40, जिसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 40 में क्या है? तो आपका जो है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, अगला देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है? तो देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व होता है ये बाध्य योग्य नहीं होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को हम लोग संविधान जो है कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। ठीक, तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए आ गया ना, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आता है आपका लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, देख रहे हैं ना, तो ये आपका आर्टिकल 38 में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण का संविधान आपका जो है वो आर्टिकल 48A में है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, ये भी सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेख मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो मूल कर्तव्य है ना वो किस देश से लिया गया है? तो बताते हैं आपको, जो मूल कर्तव्य है वो आपका रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, जो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में है वो कितनी है? 11 है। ठीक, लेकिन अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था, क्योंकि इसे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और बता दें, जब जोड़ा गया था तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन जो 11वां जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इसको बताया मैंने आपको, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला देखिए, निम्न में से किसमें भारतीय संघ निहित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारत का संघ होता है वो किसमें निहित नहीं होता है, पूछा है। ठीक है, तो बताइएगा, भारत नहीं पूछा है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जो संघ की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन मेरे में पूछा था, जो अभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे वाले शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है? तो संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं उसके निर्वाचन में राष्ट्रपति के। ठीक, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक, उपराष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऐसे तो संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है राष्ट्रपति का त्याग पत्र, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देता है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए, तो जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो आपका किस आधार पर होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो ये तीनों आपके होते हैं, इसी प्रकार से आपका जो है राष्ट्रपति चुनाव होता है। ठीक, अगला देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे, ये एकमात्र जो है राष्ट्रपति हैं जिनका कोई इन्हीं जब खड़े हुए थे तो इनको विरोध में कोई भी नहीं था, ये निर्विरोध चुने गए थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक, आर्टिकल जो 61 होता है इसी के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति के मंडल में जो शामिल होते हैं वो राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो दोस्तों ये आपका जो है वो इसका जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। और अगला, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। तीनों देखिए A, C, D सही है, लेकिन बी वाला गलत है, वो राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? देखिए दोस्तों, इसमें मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखिए, राज्यसभा जो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा में पहले दो एंग्लो इंडियन को चुनता था, लेकिन अभी हाल ही में 105वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को चुनता था उसे निरस्त कर दिया गया। तो अब लोकसभा में एक भी सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा में कितने मेंबर को चुनता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। देखिए दोस्तों, भारतीय संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसमें जो राज्यसभा होता है उसे हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए एक के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो 6 माह तक। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, या फिर कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर उस सदन का सदस्य उसे बनना अनिवार्य है, नहीं तो 6 माह के बाद उसे पद से हटना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो देखिए, जो लोकसभा होती है उसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, संविधान के अनुसार जो राज्यसभा होते हैं उसमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक, अगला, किस विधेयक को, दोस्तों जो कोई विधेयक है उसे धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अगला, केंद्र सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए दोस्तों, प्रथम विधि अधिकारी जो भारत का होता है ना, वो होता है हमारा महान्यायवादी, जिसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 76 में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। संविधान में आर्टिकल 76 में और लिखा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, और इसका जो सब कुछ होता है दोस्तों, जैसे कि वेतन, कार्यावधि, ये सभी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रयास जो प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? देखिए दोस्तों, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसका जो प्रशासन होता है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं उन्हें उनके द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे करके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ पर एक आपका उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसे हम प्रशासक बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर पूछे कि संसद की संयुक्त बैठक को किस आर्टिकल के तहत कौन बुलाता है, तो देखिए, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो आर्टिकल जो है 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक, और इसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो दोनों तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो देखिए दोस्तों, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए तो स्वतंत्र भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, ठीक, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो वो हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये सभी को पता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? देखिए दोस्तों, संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त का व्यवस्था है, ठीक, गृह मंत्री है, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री है इसकी व्यवस्था जो है संविधान में नहीं की गई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सत्य और असत्य देखते रहिए। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, जो ये गलत है, बाकी ये तीनों आपके क्या है? सही हैं। डी वाला गलत है, इसीलिए इसमें डी जो है वो असत्य हो जाएगा। इसके सदस्यों की जो उम्र होती है दोस्तों वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर लिखा है ना, इसके सदस्यों के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दोस्तों किन राज्य संघ क्षेत्र में विधानसभाएं हैं जिनमें से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, देखिए कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कहाँ कहाँ पर विधानसभा है? तो अभी वर्तमान में देखिए दोस्तों, दिल्ली, ठीक,
उसके बाद आपका पुदुचेरी, यहाँ दिल्ली और पुदुचेरी में आपके क्या क्या हैं, तो विधानसभाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव तो नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो तीनों हो जाएगा, पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक। अगला, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत के लिए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा में तो एक भी सदस्य नहीं करता है, तो इसे आप लोग काट लीजिएगा। ठीक। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन एकदम कि राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। एंग्लो इंडियन को करता था पहले, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है। अगला, लोकसभा राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछा था मेरे में ये क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच में कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 6 माह का अंतर रहना चाहिए, इससे अधिक समय नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। देखिए जो वित्त विधेयक होता है वो सबसे पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे देखते रहिएगा आप लोग। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही इसका चुना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। देखिए जो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्यपाल का उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 163 में है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला, राज्यपाल से राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुसार जो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है। ठीक। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है। लेकिन इससे कुछ अपवाद है, जैसे कि गोवा में कितनी है, 40 सीट है। अगला, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों की में विधान परिषदें विद्यमान हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो हमारे भारत है उसमें अभी आपकी जो 6 राज्यों में जो विधान परिषदें शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक। इसको याद करने की ट्रिक है तुम्बक, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक, बिहार, उसके बाद हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इसे भी याद रखिएगा। ठीक। इसके अलावा कर्नाटक हो गया। ठीक। इन सबों पे आपके क्या है, विधानसभाएं के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए विधान परिषद के बारे में आपका बता दें आपको, तो बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस सदन के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक। इसके अलावा बता दें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं विधान परिषद के, क्योंकि इसका कार्यकाल दोस्तों नहीं होता, ये एक स्थायी सदस्य सदन है। ठीक है। विधान परिषद स्थायी सदन होता है, जैसे कि राज्यसभा होता है। ठीक। अगला, राज्य के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य के मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं। दोस्तों जो विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसके वर्ष में कम से कम 2 सेशन तो होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। वर्तमान में तो 3 होता है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। लेकिन 2 होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, तो याद रखिएगा। अगला, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश है, यहीं पर विधानसभा, यहीं पर उप लोकसभा, यहीं पर राज्यसभा, यहीं पर विधान परिषद, चारों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की आपकी जो सीट है वो 31 सीट है। ठीक। विधानसभा की पूछेगा तो 404 सीट है। इसी के अलावा लोकसभा की 80 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। ठीक। तो याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत। महाराष्ट्र के कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं। मध्य प्रदेश के कौन है, तो मध्य प्रदेश के आपके हो जाएंगे जो है मामा है। कौन मामा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश के जो आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब है नहीं, लेकिन कुछ आर्टिकल अभी बचे हुए हैं, तो आर्टिकल 370 हो जाएगा। ठीक। जो दर्जा दिया गया था इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक। अगला, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG जो होता है ना, वर्तमान में हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो वर्तमान में CAG हैं, और इसका जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, जो आर्टिकल 148 के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 के तहत इसकी जो है नियुक्ति की जाती है, तो याद रखिएगा। अगला, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, ये सभी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर, ये पुराने क्वेश्चन हैं। और बता दें आपको, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए उनकी उम्र 65 वर्ष आयु पूरी होने तक होती है। ठीक, 74 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहा? तो देखिए दोस्तों, जो वाई वी चंद्रचूड़ थे, वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, उनके जो पिताजी थे वाई वी चंद्रचूड़, वो अभी तक के सबसे अधिक सर्वाधिक जो है अवधि वाले कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में जो 50वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़, उनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जो हीरालाल जेकानिया थे वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में हमारे जो है जो उच्च न्यायालयों की संख्या वो 25 हो गई है, तो याद रखिएगा 25 न्यायालय हो गए हैं। और जो नवीनतम है वो अमरावती हाईकोर्ट है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 25 हाईकोर्ट वर्तमान में है और जो नवीनतम है वो अमरावती हाईकोर्ट है। ठीक। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल कितना होता है? तो उम्र 62 वर्ष पूरा होने तक होता है। उच्चतम न्यायालय का 65 और उच्च न्यायालय का 62। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? देखिए जो गुवाहाटी हमारा उच्च न्यायालय है ना, इसका जो अधिकार क्षेत्र वो अधिक से अधिक राज्यों में है, तो इस ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय, करीब करीब 160 न्यायाधीश हमारे इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो आर्टिकल जो 143 होता है, इसके तहत जो हमारे राष्ट्रपति वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा। आर्टिकल 129 के तहत दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय होता है एक अभिलेख न्यायालय होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन स्थितियों पर कर सकता है? तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो युद्ध के समय, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय जो है ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपातकाल की घोषणा हो सकती है। देखिए 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे यहाँ, जिसका पहला आर्टिकल 352 है जिसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लग चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रपति आपातकाल लगे हैं? तो 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। ठीक। अगला, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो आर्टिकल 352, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पहले ही दोस्तों जो आपातकाल लागू होता था वो आंतरिक अशांति के आधार पर हो सकता था, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह इसके नाम पर कर दिया गया है। ठीक। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि तक रह सकता है। देखिए दोस्तों, राज्यों में आपका राष्ट्रपति शासन होता है वो अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो आर्टिकल 360 में। अभी तक एक बार भी आपातकाल नहीं लगा अभी वित्तीय वाला, तो ध्यान रखिएगा। अगला, संसद द्वारा अनुमोदन किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 नहीं, बी नहीं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह तक। अगला, राज्यों में दोस्तों बताइएगा अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगला जो हो जाएगा दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंतर्गत संसद में स्वीकृति आवश्यक होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 दिन के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दल बदल दोस्तों इस संविधान उल्लेख की अनुसूची में, देखिए जो दल बदल है ना, इसका जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। इसमें 3 बार संशोधन हुआ था आपका। ठीक, एक बार 15वां संविधान संशोधन, एक बार 71वां संविधान संशोधन और एक बार 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 3 संविधान संशोधन जो होकर के 22 भाषाएं टोटल हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला,
52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 52वां जो संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो 69वां 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत दिल्ली को राज्यों का दर्जा दिया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो डी वाला देख रहे हैं ऑप्शन ना, कि मतदान के लिए उम्र सीमा तय की गई थी, तो 21 वर्ष से जो घटा करके 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला 73वां संविधान संशोधन पूछा था दोस्तों एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नगर पालिका के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 74वां हुआ था, ठीक। पंचायती राज में कुल कितनी भाषाएं हैं? 29 भाषाएं, 29 विषय हैं। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 11वीं अनुसूची जुड़ी थी, उसमें 29 भाषाएं हैं, 29 विषय हैं, ठीक। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपके कुल 18 विषय हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप रखिएगा। 4 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगला 86वां संविधान संशोधन दोस्तों जो हुआ था उससे किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उस समय 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप ये। अगला वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 में, ठीक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन से द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला 368 संसद को दोस्तों, अनुच्छेद 368 में संसद को कौन सी शक्ति प्रदान है? तो संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 148 के तहत होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसमें से जो आपका ए और सी ये दोनों आपके संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब योजना आयोग को हटा करके इसके जगह पर नीति आयोग बना दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला, निम्न में से योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वर्तमान योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर पूछेगा उपाध्यक्ष कौन है, तो उसे आप लोग कहिएगा कि क्या है? परमेश्वर सुमन बेरी हो जाएंगे उपाध्यक्ष, और जो सीईओ हैं वो आपके हो जाएंगे परमेश्वर अय्यर। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अगला, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम योजना आयोग है इसका गठन जो हुआ था आपका, वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछ रहा है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके कौन थे? फजल अली। फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था, इसी के आधार पर जो भाषाई राज्य बना था पहला, वो आंध्र प्रदेश बना था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अगला, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अगला, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? दोस्तों, जो बलवंत राय मेहता समिति है वो पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? तो नागौर राजस्थान में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जीवी मावलकर देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, इसे भी याद रखिएगा, ठीक। एच.के. कानिया आपके प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के.सी. नियोगी थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में एन.के. सिंह है, नंद किशोर सिंह। अगला, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, जो भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार प्रदान किया गया है वो आपका किया गया है संघ को, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए दोस्तों, पंचायतों का चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार है वो आपका राज्य सरकार को दिया गया है। अगला देखिए, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है, ध्यान रखिएगा, सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, ठीक। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, जो सूचना पाने का अधिकार है वो आपका जो पारित किया गया था वो जून 2005 में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।